नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय देते हुए मुझे लगता है एक बड़े तबके को राहत दी है। बड़े तबके के राहत से मतलब है एसटी कानून के तहत जो नस्लवाद के मुकदमे होते थे या जो एससी लॉ के तहत मुकदमे होते थे, उन मुकदमों में उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्था मायावती कर गई थी। और वो व्यवस्था ये थी कि जो विक्टिम है, विक्टिम को एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता था अगर वो मुकदमा करता है, जाके एफआईआर दर्ज करता है और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, यानी कि एक्यूज्ड के खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, तो 75,000 रुपये या उससे अधिक का कॉम्पनसेशन मिलता था विक्टिम को तत्काल और उसके अकाउंट में चला जाता था। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस गया। उस केस के फैक्ट जब आप सुनेंगे तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा, और कोर्ट के सामने जो बात गई उससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर कोर्ट की चिंताएं क्या थी। मामला ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बात का था कि जो केस फाइल होता है उस केस में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अभियुक्त और जो विक्टिम है या जो कंप्लेनेंट है वो कहीं जाकर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। और विक्टिम अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है तो फिर उसकी एक समस्या खड़ी होती है कि जो कॉम्पनसेशन मिल चुका है वो क्या है। चूँकि उसमें कॉम्पनसेशन मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलने की वजह से एक बड़ा वर्ग ये बात के लिए एग्री हो गया कि वो मुकदमे दर्ज करवाएगा, यानी कि वो असली, नकली, फर्जी जैसे भी चाहे वैसे मुकदमे दर्ज करता है। कुछ नहीं होता है तो सिर्फ इतना मुकदमा कि ये उक्त व्यक्ति ने उक्त जगह पर मुझे जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया। अब जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया तो SC/ST एक्ट के तहत किसी को जाति सूचक शब्दों से संबोधित करना अपराध है। मालूम पड़ा कि 4 लोगों ने और गवाहियां दे दी। उन गवाहियों के बाद ये पता लगा कि नहीं साहब, ये तो इन्होंने जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए थे। ऐसी परिस्थिति में जब ये कहा जाए कि जाति सूचक शब्द इस्तेमाल हुए थे तो ऐसी परिस्थिति में कॉम्पनसेशन मिल जाता है, चार्जशीट भी लग जाती है। अब सज़ा जो होगी, ट्रायल चलेगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। ये जो मामला पार्टिकुलर आया, इस केस में एक नई मेटाबॉलिज्म आई और नई बात ये आई कि इस केस में जो अभियुक्त है, अभियुक्त ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट में CRPC की धारा 482 के तहत गया और CRPC की धारा 482 के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें ये कहा गया कि साहब, नीचे की अदालत हमारे खिलाफ चार्जशीट लग चुकी थी, चार्जशीट लगने के बाद कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, अब हम ट्रायल को कोएश करवाना चाहते हैं। अब अभियुक्त ये कह रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि 482 में जो आपके पास पावर है, आप हमारा ट्रायल चल रहा है उसको क्वैश कर दीजिए, क्योंकि हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया दोनों पार्टियों का। अदालत के संज्ञान में एक बात और आई कि विक्टिम ने मुकदमा दर्ज करवाया, एफआईआर दर्ज करवाई, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्ज फ्रेम हो गए, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट लग गई। चार्जशीट लगने के बाद उस अभियुक्त को ये विक्टिम को कॉम्पनसेशन मिल गया, कंप्लेनेंट को कॉम्पनसेशन मिल गया, 75,000 रुपये उसको पेमेंट मिल गए। अब 75,000 रुपये उसको पेमेंट मिलने के बाद दोनों पार्टियां कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं और 482 के तहत कोर्ट में चले आते हैं। कोर्ट ने हालांकि प्रोसीडिंग क्वैश की और कहा कि भाई दोनों पार्टियों में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। हालांकि ये हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आता है, ये क्राइम की कैटेगरी में आता है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ बिना अदालत की अनुमति के हो नहीं सकता। पार्टीज ने आउटसाइड कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो तो क्या हुआ, उसको कोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी कोर्ट कॉम्प्रोमाइज मानता है। अदरवाइज कोर्ट में तो प्रोसीडिंग चलती रही, क्योंकि ये अपराध राज्य के खिलाफ होता है और राज्य के खिलाफ जो अपराध होता है उसमें विक्टिम कम और राज्य ज़्यादा, राज्य के खिलाफ अपराध ज़्यादा माना जाता है। इसलिए विक्टिम तो केवल उसमें एविडेंस बन जाता है और राज्य उसमें पार्टी बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब राज्य पार्टी बन गया हो तो ऐसी परिस्थिति में राज्य को कॉम्पनसेशन भी देना पड़ता है। इसलिए ये क्वेश्चनिंग या कॉम्प्रोमाइज के आधार पर क्वेश्चनिंग हो नहीं सकती, उसके लिए कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। कोर्ट राज्य सरकार की सहमति से और पार्टियों के कॉम्प्रोमाइज के आधार पर अगर वो मिटिगेट करने लायक होता है,
वो क्वैश करने लायक होता है तो क्वैश करता है, अदरवाइज प्रोसीडिंग तो चलती है। लेकिन 482 में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट को या हाई कोर्ट को ये पावर होती है कि वो SC/ST एक्ट के होते हुए भी अगर दोनों को कॉम्प्रोमाइज हो गया है और कोर्ट सेटिस्फाइड होता है तो फिर वो क्वैश कर सकता है। इसमें भी क्वैश हुआ, लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणी की, कोर्ट ने कहा कि हम दिन पर दिन ये देखते जा रहे हैं कि SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दाखिल होता है, मुकदमा दाखिल होने के बाद कॉम्पनसेशन हो जाता है, कॉम्पनसेशन मिल जाता है और उसके बाद दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं और मालूम पड़ा कि जो विक्टिम है, विक्टिम को 75,000 1 लाख रुपया मिल गया, एक्यूज से भी को सेटलमेंट हो गया और एक्यूज से सेटलमेंट होने के बाद एक्यूज से भी ले लिया और इधर सरकार से भी ले लिया और बाद में कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो कोर्ट ये कहता है कि हम चीफ सेक्रेटरी लॉ एंड ऑर्डर को या जो लीगल डिपार्टमेंट है उनको एक सर्कुलर भी जारी करते हैं। उन्होंने जो सर्कुलर जारी किया उसमें उन्होंने ये कहा कि केवल FIR दर्ज होने के बाद कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाना चाहिए, कॉम्पनसेशन देने के लिए कम से कम कन्विक्शन होना जरूरी है। अगर न्यायालय में कन्विक्शन ना हो, यानी कि पूरा ट्रायल नहीं चला हो, पूरे ट्रायल के बाद कन्विक्शन ना हुआ हो, सामने वाली पार्टी को जेल ना हुई हो, तो ऐसी परिस्थिति में विक्टिम को कॉम्पनसेशन नहीं दिया जा सकता। यानी कि केवल FIR दर्ज करना, FIR दर्ज करने के बाद चार्जशीट लगना, चार्जशीट लगने के बाद चार्ज फ्रेम होना, चार्ज फ्रेम होने के बाद चार्ज प्रूफ होना, चार्ज प्रूफ होने के बाद सजा होना और सजा जब हो जाएगी, सजा का फाइनल ऑर्डर हो जाएगा तो ही कंप्लेनेंट को कॉम्पनसेशन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। इससे एक बड़ी भारी समस्या सॉल्व होगी। जो केवल कॉम्पनसेशन के चक्कर में मुकदमा लिखवा देते हैं, गलत मुकदमे लिखवाए जाते हैं, एक दूसरे को भड़काकर मुकदमे लिखवाए जाते हैं, या जो समाज डोमिनेट करता है वो भी दलित वर्ग को बरगला कर अपने ही समाज के दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवा देता है और कहता है तुम्हें तो पैसे मिलेंगे, तुम्हें क्या, बाकी सब अरेंजमेंट हम कर देंगे। ये जस्टिस नहीं है, ये तो इनजस्टिस बाय द लॉ है। यानी कि लॉ के माध्यम से, कानून के माध्यम से समाज के एक वर्ग को इनजस्टिस करना, ये भी अपराध होता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर कन्विक्शन हो जाता है वाकई में कि वो अपराधी है, कन्विक्शन हो जाए तो फिर विक्टिम को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अगर कन्विक्शन नहीं होता है तो कॉम्पनसेशन नहीं मिलना चाहिए, बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलना चाहिए। तो जो फर्जी मुकदमे हैं उनमें राहत मिलेगी, पैसे के लालच के चक्कर में जो मुकदमा लिखवाया जाता है उसमें राहत मिलेगी, और जो लोग खाली पीली परेशान होते हैं, इस तरह के मुकदमे लिख जाते हैं और केवल ये कह दिया जाता है कि जातिसूचक शब्दों का मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ इसलिए मैं इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाता हूं, मुझे लगता है ऐसी सभी परिस्थितियों से रिलीफ मिलने वाली है अब उस वर्ग को जिसके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखवाया जाता है। आप लोगों को एक और मैं बात कह दूं कि ये जो बैकग्राउंड है जिसके विषय में लगातार लोग मुझे लिख रहे हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए, पहले बैकग्राउंड अच्छा होता था। देखिए ये एक खिड़की है, खिड़की के पास अपन बैठते हैं क्योंकि वो जो पूरा ऑफिस है उसका रिनोवेशन चल रहा है पिछले 10-12 दिन से, और वो रिनोवेशन कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन सेटअप में फिर से आ जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि कंटेंट अपना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बैकग्राउंड या मेरी शक्ल या ये जो फीचर है उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है। आपको कंटेंट पूरा मिलता है, इसलिए आपके लिए शुभकामनाएं कि आपको कंटेंट मिलता है और मेरा काम हल हो जाता है, क्योंकि अपना काम कंटेंट देने का है, परोस कर देने का नहीं है। हम कंटेंट को परोस कर नहीं देते। ये लॉ के स्टूडेंट जो अपने से पढ़ते हैं उनके लिए ये अपडेट देते हैं। जैसे ये इसरार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जजमेंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये उनको देते हैं ताकि वो अपडेटेड रहें कि कहाँ मामला किस स्तर पर पहुंच गया है। दूसरी बात एक और है कि जो बच्चे भविष्य में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ऐप की व्यवस्था है, वो ऐप डाउनलोड करें और बहुत कम नॉमिनल अमाउंट पर वो पढ़ सकते हैं। मैं मानकर चलता हूँ दिल्ली में जो लोग कोचिंग करने के लिए जाते हैं उनसे कम से कम 6 गुना फीस कम, और जो वहाँ रहने खाने का खर्चा होता है वो रहने खाने का खर्चा भी बच जाता है, वो रहने खाने का खर्चा भी अब नहीं आता। तो मुझे लगता है कि हम लोग 10 गुना कम पर लगभग आ जाते हैं। तो ये आप पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, इसलिए बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट नहीं रखता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।